तो स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आगे देखिए ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले दोनों ही राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट चुकी है। आज रविदास जी की जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। हम इस वक्त रविदास मंदिर में मौजूद हैं। संत शिरोमणि रविदास मंदिर की यह तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पे 22,710 ग्राम पंचायतों में आज भजन और कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इस जयंती के उपलक्ष्य में धूमधाम से मध्य प्रदेश में आज रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है और जो उनके भक्त हैं वो रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में शामिल हुए हैं। ये भजन और कीर्तन की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो दलित वोट बैंक है उनको साधने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में 20% जो आबादी है वो दलितों की है। इसके साथ ही प्रदेश में करीब 35 ऐसी दलित वोट बैंक जो है वो निर्णायक भूमिका रखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 2018 में कहीं ना कहीं बीजेपी से दलित वोट बैंक छिटका था, जिसके बाद 2018 में बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनी। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस दलित वोट बैंक को साधने में जुट चुकी है और आज मध्य प्रदेश में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कल से मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है, जिसके चलते स्कूलों के अंदर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं छिंदवाड़ा के एक स्कूल में पहुंचा हूं जायजा लेने के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं जो डेस्क हैं इसके ऊपर रोल नंबर लिख दिए गए हैं। इस हिसाब से जब कल छात्र यहां पर आएंगे तो अपने रोल नंबर के हिसाब से जो है डेस्क पर पहुंचेंगे और अपनी परीक्षा देंगे। बाकायदा इन डेस्कों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार ही रखा गया है, क्योंकि कोविड के खतरे से भी बच्चों को सुरक्षित रखना है। छिंदवाड़ा के अंदर 159 सेंटर हैं जहां पर विद्यार्थी पहुंचेंगे, एग्जाम देंगे। 12वीं के ही 22,000 से ज्यादा छात्र छिंदवाड़ा के अंदर हैं जो कि एग्जाम देने जा रहे हैं। मेरे साथ यहां शिक्षा विभाग के सहायक संचालक मौजूद हैं। मैं सर से जानता हूं, सर किस तरह से जो है सुरक्षा व्यवस्था बच्चों के लिए बनाई गई और एग्जाम के लिए कैसी व्यवस्था जो है वो रहेगी? परीक्षा की पूरी तैयारी हो चुकी है और परीक्षा छात्रों के सुरक्षा के लिए किया गया है कि छात्र मास्क लगाकर अनिवार्य रूप से आएगा और जब स्कूल में जैसी एंट्री करेगा तो उसको थर्मल स्कैन द्वारा उसका टेम्परेचर नापा जाएगा। और छात्रों को ये भी निर्देश दिया है कि भाई पानी के लिए वो अपनी बॉटल लेकर उपस्थित होगा और किसी कारणवश यदि छात्र बॉटल नहीं ला पाता है तो उसकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। केंद्र में उनके लिए डिस्पोजल की एक व्यवस्था की गई है, जिसका उपयोग एक बार एक छात्र करेगा। बिल्कुल जो है कोविड अनुकूल व्यवहार की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। छात्र पहुंचेंगे, मास्क लगाकर आना अनिवार्य है और अगर वो मास्क नहीं भी लगा के आते हैं तो शाला प्रांगण में उनको मास्क जो है वो मिल जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग होगी, सैनिटाइज करके ही छात्रों को स्कूलों के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और एक अहम बात जो उन्होंने बताई कि अपनी खुद की बोतल लाने के निर्देश छात्रों को दिए गए हैं और अगर वो खुद की बोतल नहीं भी लाते हैं तो छात्रों को डिस्पोजेबल ग्लास में जो है वो पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी रखी गई है। प्रदेश में कल से बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। कक्षा 12वीं के एग्जाम कल से शुरू होंगे और परसों से कक्षा 10वीं का एमपी बोर्ड के एग्जाम हैं वो शुरू होने वाले हैं। एक परीक्षा केंद्र पर इस वक्त हम मौजूद हैं। भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल में ये परीक्षा केंद्र है जो भोपाल जिले का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहाँ 1100 से ज्यादा बच्चे जो हैं उनके बैठने की कैपेसिटी है और वो परीक्षा यहाँ पर देंगे। आप देख सकते हैं कि डेस्क जो है वो तमाम जमा दी गई हैं। अरेंजमेंट अभी पूरा फाइनलाइज कर लिया गया है तमाम परीक्षा केंद्रों पर। भोपाल की बात करें तो 65,000 बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं। एक डेस्क पर एक ही, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन भी लागू है इसलिए कई तरीके की जो नियम है वो भी बनाए गए हैं। एक डेस्क पर एक ही बच्चे को बिठाया जाएगा। और क्या कुछ गाइडलाइन इस बार एग्जाम को लेकर रहने वाले हैं, इस परीक्षा केंद्र के केंद्र उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उससे बात करेंगे। सर आप बताएं कि किस तरीके का अरेंजमेंट इस बार परीक्षा में रहने वाला है? इस बार जो है कोविड के कारण जो है काफी सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि सबसे पहले तो जो है सभी जितने भी क्लासरूम हैं
जहाँ पर बच्चों को बिठाया जा रहा है, तो उसमें सभी रूम को सैनिटाइज किया गया है। और सैनिटाइज करने के बाद में जिन स्कूलों से बच्चे यहाँ सेंटर बनाया गया है, उन स्कूल वालों को निर्देश दिए गए हैं, उनको प्राचार्यों को सूचना दी गई है कि सभी बच्चों को जो है आप मास्क अनिवार्य रूप से पहन कर आए, ताकि सभी बच्चे मास्क पहन के आएंगे। और यहाँ जो हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट किया है कि डिस्टेंस भी मेंटेन किया हुआ है, एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा, और एक बेंच पे बैठने के बाद में जो डिस्टेंस होती है, रो वाइज होती है, उसको भी हमने डिस्टेंस के हिसाब से लगाया गया है। तो इस प्रकार से ये हमने की गई है। हर एग्जाम के बाद क्लास को सैनिटाइज किया जाएगा और दूसरा थर्मल स्क्रीन होगी, और कोई बच्चा अगर जिसकी तबीयत खराब हुई या कोई पॉजिटिव हुआ तो उसको एग्जाम देने की क्या कुछ अलग से व्यवस्था रहेगी? हाँ, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है, क्योंकि यदि ऐसा कोई बच्चा ओमिक्रॉन कोरोना से यदि पीड़ित या सर्दी खांसी बुखार यदि ऐसी स्थिति में आता है बच्चा, तो उसके लिए हमने अलग से रूम की व्यवस्था की गई है, ताकि वो बच्चा अलग से परीक्षा दे सके और उससे कोई परेशानी, दूसरे बच्चों को भी इससे कोई परेशानी न हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। कितने कितने बच्चे यहाँ एग्जाम देने वाले हैं, कितने रूम में कैसी व्यवस्था की गई? अभी हमारे सेंटर पर मैं समझता हूँ जहाँ तक है, भोपाल का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया है सरोजनी नायडू गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर भोपाल में। यहाँ पर 12वीं क्लास के 1153 बच्चों का सेंटर दिया हुआ है, जो कि बहुत अधिक मात्रा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ फर्नीचर की इतने बच्चों के कारण फर्नीचर की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। दूसरे सेंटर से हमने फर्नीचर मंगवाया गया है, और इन्विजिलेटर भी हमें लगभग जो है 70-75 इन्विजिलेटर की आवश्यकता पड़ रही थी, उसकी व्यवस्था भी आज हमारी पूरी हो गई है, और किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से 10th क्लास में करीब 450 बच्चों की सेंटर दिया हुआ है, और 11th और 12th क्लास में 1153 बच्चे हैं। इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये परीक्षा केंद्र है, भोपाल का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र माना जा रहा है। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। यहाँ पर भोपाल की अगर बात करें तो कुल 65,000 बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे। पूरे प्रदेश की बात करें तो 17 लाख बच्चे इस बार जो है वो एग्जाम दे रहे हैं, 10वीं और 12वीं के मिलाकर। और अगर हम परीक्षा केंद्रों की बात करें तो 3,861 परीक्षा केंद्र जो हैं वो इस पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूलों में भी लगभग 700 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल मिलाकर अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरी फाइनल कर ली गई है। कल सुबह से एग्जाम बच्चों के शुरू हो जाएंगे, और खास बात यह है कि भोपाल में धारा 144 भी इसको लेकर लगा दी गई है, और परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी तरीके के विस्तारक केंद्रों पर रोक लगाई गई है। तो तमाम तैयारी प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जिला कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे के आदेश के बाद आज से दुर्ग जिले में पूरी कक्षाएं जो हैं वो पूरी उपस्थिति के साथ खोलने की शुरुआत हो चुकी है। और इस संबंध में आज हमने कुछ छात्रों से बातचीत की कि इतने लंबे अंतराल के बाद क्लासेस जब संचालित की जा रही है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और क्लासों में लेकर के बच्चों की उपस्थिति कैसी रही और उनके विचार कैसे रहे। इन सब चीज़ों को लेकर हमने कुछ छात्रों से बातचीत की। हाँ बेटा, बताएंगे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, स्कूल में आज पहला दिन है, काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोग आए हैं, कैसा लग रहा है? ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, और बहुत बार नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास फ़ोन अवेलेबल हो। और हमें ऑफलाइन में आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हेल्प मिल रही है, क्योंकि 10th बोर्ड है और बहुत अच्छे नंबर से सबको पास होना है। तो मैम लोग भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपका नाम बताइए। माय नेम इज़ जसप्रीत कौर, आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। थैंक यू। हमने ऑनलाइन क्लास हाँ बेटा, ऑफलाइन क्लासेस बहुत लंबे समय के बाद चालू हो रही, कैसा लग रहा है इसको ला करके? हमें बहुत अच्छे लग रहा है। ऑनलाइन क्लास में हमको अच्छे से टावर नहीं मिल पाता था, इसके कारण हम लोग को बहुत दिक्कतें होती थी। ऑफलाइन जब खुला है तो हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ें। हमने बेटियों को हमेशा से कुछ अलग करते हुए देखा है, और राजधानी भोपाल में हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पे ब्लाइंड जो बच्चियां हैं, जो मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से एकत्रित हुई हैं, यहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ है, छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बेहद ही खास है, क्योंकि भोपाल में मध्य प्रदेश की ऐसी महिला टीम तैयार की जा रही है जो खिलाड़ी देख नहीं सकते। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये खेल का मैदान है, यहाँ पे सिग्नल दिया जा रहा है, और 2 बॉल जो मैंने आपको दिखाया है, ये दोनों बॉल वाइट थी। पहले जो स्टंप है वहां पे एक घंटी लगाई गई है, लोहे के स्टंप है, और सिग्नल दिया जाता है यहाँ पे बॉलर को। ये बच्चियां ब्लाइंड है,
यस का सिग्नल के बाद आप ये देख सकते हैं जो तीसरी बॉल है वो भी वाइट रही है। चलिए हम पहले जो बच्चियां हैं जिनका सिलेक्शन होगा, बेंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा 28 फरवरी से 5 मार्च तक, और इस मैच में जो है इन बच्चियों का सिलेक्शन होना है। 3 कैटेगरी में ये बच्चियां बांटी गई हैं। अब आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा जरूर मिस हुई हैं। बेटा, हम बात करना चाहेंगे किस प्रकार से, आप सबसे पहले बताइए कौन से शहर से हैं? सर मैं ग्वालियर शहर से हूँ। ग्वालियर शहर से? जी सर। कब से आप मैच खेल रहे हैं? सर मैच का फर्स्ट ट्रायल नवंबर में हुआ था, 7 नवंबर को। तो जब भी मैच, और बचपन से थोड़ा बहुत खेला है ऐसे ही एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन जब सोनू सर ने ये एसोसिएशन गठित किया तो फिर हमारा भी मन किया कि हम भी स्टेट के लिए खेलें और फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल अपने इंडिया के लिए खेलें। बिल्कुल। अब मध्य प्रदेश में आपका सिलेक्शन हुआ है, आप प्रैक्टिस कर रही हैं। इसके पहले आप कितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा है? कुछ यस सर, आप बताएंगे अपना विचार? सर क्रिकेट में बैटिंग ठीक है और फील्डिंग, मेरा बॉलिंग तो मेरा बाइट रहता है अक्सर। हाँ जी सर। ठीक है। और मैं ऑलरेडी स्पोर्ट्स रनर हूँ, जो इप्सा होता है, इंडियन ब्लाइंड एसोसिएशन दिल्ली में, उसमें 2018 में मैं नेशनल रनर थी, जिसमें मैंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लिया था। बिल्कुल, स्पोर्ट्स रनर है, ब्लाइंड बच्ची है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हाथों में बल्ला है, एक जज्बा है कि हम मध्य प्रदेश की टीम से खेलें, और यहाँ पे तमाम जो है प्रैक्टिस कोच के द्वारा की जा रही है। यहाँ पे फीमेल और मेल कोच हैं। सबसे पहले हम कोच की भी बात करेंगे। सर, 28 फरवरी से ये मैच शुरू होगा, मध्य प्रदेश से 14 ऐसी बच्चियों का जो है सिलेक्शन होना है ब्लाइंड, तो कैसे पूरी ट्रेनिंग ये बच्चियों को दी जाती है? बेसिकली ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर होता है जो नॉर्मल क्रिकेट में हम देखते हैं वही है, लेकिन कुछ चीज़ें होती, क्योंकि बेसिकली हर चीज़ें इनको बोल के बताना पड़ती है सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग इंडियन टीम में जो हमारा स्टैंडर्ड है, हाँ इंडियन टीम का स्टैंडर्ड है वो हम सेम अप्लाई करते हैं। हमारी मेंस की स्टेट टीम है उसमें भी, और जो लड़कियों की टीम में भी, क्योंकि स्टेमिना पे काम, फिटनेस पे काम करना है, वही सारी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बच्चियों को कब से ट्रेनिंग दी जा रही है, और कितने उम्र की ये बच्चियाँ हैं? कहाँ कौन से जिले से हैं? यहाँ 10 जिलों के अभी गर्ल्स हैं, 30 गर्ल्स, और इनका कैंप कल ख़त्म होगा। परसों से 30 गर्ल्स और आएगी, और टोटल 60 गर्ल्स को हम ट्रेन करेंगे। इसमें से हम 40 गर्ल्स को आइडेंटिफाई करके टीम के लिए ले जाएंगे। बिल्कुल, महिला कोच भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, जिस प्रकार से ये बच्चियां हैं, 14 ऐसी बच्चियों का सिलेक्शन होना है, कैसे ये ट्रेनिंग जो है आपके द्वारा ब्लाइंड बच्चियों को दी जा रही है? देखिए, ये बच्चे एक्चुअली के पहले से ट्रेंड हैं, बस इनको थोड़ा सा हम गाइड कर रहे हैं। कुछ मैचेस की जो स्किल्स हैं वो सिखा रहे हैं, और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैसे पूरे कैटेगरी में 3 कैटेगरी में बांटा गया, A1 B1 B2 B3, यस। हाँ, लेकिन कैसे परफॉर्मेंस आप देखते हैं? विकेट कीपिंग की बात की जाए, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, तो 14 बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो उसमें आपने कैसे कैटेगरी बच्चियों की? एक्चुअली इसमें 4 B1 रहते हैं, और 3 B3 और 4 B4 रहते हैं, और उन मतलब जैसे कीपर है तो वो B3 के कैटेगरी में आता है। B1 प्लेयर्स क्लोजली फील्डिंग करते हैं, और जिनका विजन अच्छा है B2 B3 वो डीप में फील्डिंग्स करते हैं। तो अभी तक बच्चियों में देखा जाए तो बेस्ट बॉलिंग, बेस्ट बैटिंग कौन सी बच्ची का? नहीं, एक्चुअली हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और अभी एक्चुअली इनका फर्स्ट टाइम कैंप है, तो उस हिसाब से बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं बच्चे। हाँ। बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं, आपकी टीम को भी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी में आज अगर वाकई में कुछ करना है तो इन बच्चियों से सीखे, क्योंकि आज के समय में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उम्मीद है एमपी की ये नई टीम मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। ये ब्लाइंड बच्चियां हैं, और इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क की तरफ से भी हम इन बच्चियों को शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरीके से मैदान में अपना जलवा ये बच्चियां दिखाएं, मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी भी जो है वो सख्त जांच चेकिंग जो है वो चौराहों पर लगाई गई है। क्योंकि लोग जो है मास्क लगाए रहे हैं,
कोरोना प्रोटोकॉल का पालन वो करें। इस बात को ध्यान में रखें कि अभी कोरोना गया नहीं है। लापरवाही सड़कों पर ना बरतें, इस बात को ध्यान में रखें। इसलिए जो है पुलिस कहीं ना कहीं चेकिंग जो है वो कर रही है। सारी चीज़ों के साथ अगर बात की जाए यातायात का पालन लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जो है उनको लिए करना ज़रूरी है। लगातार जो है वो चेकिंग चौराहों पर लगाई गई है, पुलिस सड़कों पर उतरी हुई है कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, लापरवाही जो है वो कहीं ना बरतें, इस बात का ध्यान वो रखें। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, किस तरीके की चेकिंग आप लोग कर रहे हैं? ऊपर से पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देश और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश मुताबिक यातायात नियमों का पालन नहीं करने, हेलमेट नहीं लगाने वाले, अत्यधिक तेज़ गति से वाहन चलाने वाले, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वाले और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन, मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है और समझाइश दी जा रही है, हिदायत दी जा रही है। अब प्रोटोकॉल का पालन करना हर किसी के लिए ज़रूरी है और यही वजह है कि जो चेकिंग अभियान है उनमें इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, लोगों के चेहरे पर मास्क है या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले हिदायत दी जाती और उसके बाद चालानी कार्रवाई की जाती। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ धीरे धीरे अब नीचे आता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 603 प्रकरण यहाँ आए हैं। रायपुर राजधानी में बात करें तो 112 प्रकरणों के साथ वह अब भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। लेकिन राहत की बात है कि छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों में यहाँ पर जो केसेस है वो 50 से भी नीचे दर्ज हो रहे हैं। तो एक तरह से सभी जिलों में राहत की बात है कि सैकड़ा पार नहीं कर पा रहा है कोरोना संक्रमण। वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हुई है जो कोरोना से नहीं विभिन्न बीमारी से पीड़ित थे। तो ऐसे में मौत के आंकड़े में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। संक्रमण दर भी काफी कम हो गई है। पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 1.82 यहाँ पर दर्ज हो रही है, जो काफी कम है। और अब सरकार को इंतजार है 0.1 पॉजिटिव दर का, ताकि छत्तीसगढ़ को कोरोना मुक्त माना जा सके। मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी भी लोग जो हैं अवेयर हैं, यहाँ पर अवेयर भी नजर आ रहे हैं कि लोग यहाँ पर मास्क पहने हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि कुछ लोग लापरवाही भी बरतते नजर आते हैं तो कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में जो अवेयर होना चाहिए, क्योंकि मास्क अब हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो ऐसे में मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं और इसका पालन नहीं कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का। तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इन लापरवाह लोगों की वजह से ही यहाँ पर केस बढ़ते हैं। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ राहत की सांस ले रहा है, कम से कम कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है।